हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आरआरबी ग्रुप डी कंप्लीट साइंस कोर्स सीरीज की ये हमारी 5वीं क्लास है। आज की क्लास में हम ब्लड यानी रक्त के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले 4 क्लासेस जिसमें पोषण, विटामिन और डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं, जिनकी क्लासेस आपकी प्लेलिस्ट में डली हुई है। आप वहाँ से जाके उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं रक्त यानी ब्लड होता क्या है। तो जो ब्लड है, ब्लड 2 पार्ट से मिलके बना होता है। पहला पार्ट होता है प्लाज्मा और दूसरा पार्ट होता है रक्त कणिका। रक्त कणिका जिसको ब्लड कार्पसेल्स भी कहते हैं। जो प्लाज्मा होता है ये रक्त का, ब्लड का 55% भाग होता है और रक्त कणिका ये 45% भाग से बनी होती है। प्लाज्मा में लगभग 90 टू 92%, लगभग 90 से लेके 92% तक इसमें जल होता है प्लाज्मा में। अब बाकी 6 से 8% इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन, और 1 से 2% गैसेस होती हैं। 1 to 2% क्या होती हैं? गैसेस प्रेजेंट होती हैं किसमें? प्लाज्मा में। अब प्रोटीन जो 6 से 8% प्रोटीन होता है, एक इसमें प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन, तीसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन और चौथा होता है फाइब्रिनोजन। ये 4 प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं। जो रक्त कणिका वाला भाग है ये भी 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। इसमें पहला होता है ब्लड सेल और दूसरा होता है ब्लड प्लेटलेट्स। इसको रक्त कणिका वाले भाग को दूसरे पेज में देख लेते हैं। रक्त कणिका या फिर ब्लड कार्पसेल्स। रक्त कणिका के 2 भाग होते हैं। अभी हमने देखा ब्लड सेल और दूसरा क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट्स। 2 भाग होते हैं। ब्लड सेल ये 2 भागों में बटा होता है। एक होता है आरबीसी और दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी। ब्लड सेल का लगभग 99% आरबीसी होता है और 0 से लेके 2% तक इसमें डब्ल्यूबीसी होता है। अब डब्ल्यूबीसी भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा होता है एग्रेन्युलोसाइट, जिसको कणिकामय, अकणिकामय भी बोला जाता है। तो जो ग्रेन्युलोसाइट है ये 68% होता है और एग्रेन्युलोसाइट ये 32% पाया जाता है। जो ग्रेन्युलोसाइट है यह भी 3 भाग में बटा होता है। एक होता है न्यूट्रोफिल और दूसरा होता है इसिनोफिल और तीसरा होता है बेसोफिल। ये ग्रेन्युलोसाइट 3 भाग में बटा होता है, न्यूट्रोफिल, योसिनोफिल और बेसोफिल। और जो एग्रेन्युलोसाइट है ये 2 भागों में बटा होता है। एग्रेन्युलोसाइट यहाँ पे लिख देते हैं, यह 2 भागों में बटा होता है। एक होता है मोनोसाइट, पहला होता है मोनोसाइट जो कि 6 से लेके 8% तक होता है। अब जो मोनोसाइट होता है ये लार्जेस्ट में डब्ल्यूबीसी होती है, लार्जेस्ट, और दूसरा होता है लिम्फोसाइट क्या होता है? स्मॉलेस्ट होता है। लिम्फोसाइट ये स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है। तो जो डब्ल्यूबीसी है वो भी 2 भागों में बटा होता है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट ये न्यूट्रोफिल, योसिनोफिल और बेसोफिल में डिवाइड होता है और जो एग्रेन्युलोसाइट है ये मोनोसाइट में और लिम्फोसाइट में बटा होता है। अब देखते हैं रक्त के निर्माण को। रक्त के निर्माण कहाँ होता है और इस प्रक्रिया को कहा क्या जाता है? तो रक्त के निर्माण को क्या कहा जाता है? हीमोपोएसिस कहा जाता है। अब किस अवस्था में कहाँ पे रक्त का निर्माण होता है? तो भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण होता है यकृत में, प्लीहा में, प्लेसेंटा में और थाइमस ग्लैंड में।
कहाँ पे? थाइमस ग्लैंड में रक्त का निर्माण होता है। भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, प्लीहा में, प्लेसेंटा में, थाइमस ग्लैंड में। जन्म के बाद रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो जन्म के बाद रक्त का निर्माण स्टर्नम में, बैकबोन में और रिब्स में। रक्त का निर्माण जन्म के बाद होता है। वयस्क अवस्था में रक्त का निर्माण होता है लॉन्ग बोन में और लॉन्ग बोन के साथ फीमर ह्यूमरस में रक्त का निर्माण होता है। कहाँ कहाँ? फीमर और ह्यूमरस में रक्त का निर्माण होता है। तो रक्त का निर्माण क्या कहलाता है? हीमोपोएसिस कहलाता है। भ्रूण अवस्था में रक्त प्लीहा, यकृत, प्लेसेंटा और थाइमस ग्लैंड में बनता है। जन्म के बाद स्टर्नम, बैकबोन और रिब्स में और वयस्क अवस्था में लॉन्ग बोन, फीमर और ह्यूमरस में रक्त का निर्माण होता है। रक्त का तापमान अगर देखा जाए तो रक्त का तापमान कितना होता है? रक्त का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस या फिर अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 100.4 फ़ारेनहाइट रक्त का तापमान होता है। अगर केल्विन में पूछ लिया जाए, कभी कभी पूछता है केल्विन में भी, तो केल्विन में रक्त का तापमान 311 केल्विन होता है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी होता है। तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त का भार बॉडी वेट का कितना होता है? 7% होता है। रक्त का भार बॉडी के भार का 7% होता है। मेल में ब्लड कितना होता है? मेल में अगर ब्लड की बात की जाए तो 5 से 6 लीटर होता है। मेल में ब्लड 5 से 6 लीटर होता है और फीमेल में ब्लड कितना होता है? 4 से 5 लीटर होता है। कितना? 4 से 5 लीटर होता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हीमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को कहा जाता है। और रक्त की कोशिकाओं में विभाजन कभी नहीं होता है। जितनी भी रक्त कोशिकाएं हैं उनमें विभाजन नहीं होता है। रक्त की मैट्रिक्स को लसिकाओं तथा यकृत के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। ये बॉडी वेट का 7% होता है। मेल में रक्त 5 से 6 लीटर होता है, फीमेल में 4 से 5 लीटर होता है। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है और रक्त के निर्माण को हीमोपोएसिस कहा जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। ब्लड का काम क्या होता है? तो ब्लड का काम होता है रक्त परिसंचरण करना। रक्त परिसंचरण करना, ये किसका काम होता है? ब्लड का यानी रक्त का काम होता है। रक्त का पीएच कितना होता है? ब्लड पीएच होता है 7.4। और चीज़ों का पीएच देख लेते हैं। आपके एग्जाम में पीएच वैल्यू पूछी जाती है। जैसे कॉफ़ी की बात की जाए, यहाँ पे मटेरियल लिखा है, यहाँ पे उसका पीएच लिखा है। तो कॉफ़ी की पीएच कितनी होती है? कॉफ़ी का पीएच 5 होता है। चाय का पीएच होता है 5.5। दूध का पीएच कितना होता है? दूध का पीएच होता है 6.5। लेमन जूस का पीएच कितना होता है? लेमन जूस का पीएच होता है 2 से 3 होता है, यानी 2 से 3 तक होता है। आमाशय का पीएच होता है 1.5। और लार का पीएच कितना होता है? लार का पीएच, अगर लार की पीएच की बात की जाए तो होता है 6.8। अब यहीं पे आमाशय देखे हैं तो अग्नाशय का पीएच भी देख लेते हैं। तो अग्नाशय का पीएच कितना होता है? 8 होता है। इसको हमने पढ़ा था। अग्नाशय का पीएच 8 होता है। पित्तरस का पीएच कितना होता है? पित्तरस का पीएच होता है 7.4 से लेके 7.6 तक पित्तरस का पीएच होता है। और अगला देखा जाए तो अंडे का पीएच कितना होता है? अंडे का पीएच 8 होता है। आंसू का पीएच, एक आध चीज़ें और देख लेते हैं। आंसू का पीएच कितना होता है? आंसू का पीएच 6.4 टू 7.4 के बीच में होता है। यूरिन का पीएच कितना होता है? तो यूरिन का पीएच कितना होता है? 6.2 होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण पीएच वैल्यू देखे हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने रफ में, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप क्विक रिवीजन कर सकें। पीएच वैल्यू से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आंसू का पीएच कितना होता है, यूरिन का पीएच कितना होता है, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं।
रक्त के तापमान के आधार पर दो प्रकार के जीव होते हैं। एक होते हैं समतापी, जिसको नियत तापी बोलते हैं, और एक होते हैं असमतापी या फिर जिसको अनियत तापी बोलते हैं। वार्म ब्लडेड और क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। ये क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड और ये कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं। तो वार्म ब्लडेड या समतापी क्या होते हैं, ये अपना तापमान स्वयं नियंत्रित करते हैं अपने तापमान को, इसलिए ये समतापी कहलाते हैं। इनका तापमान बाह्य वातावरण पर डिपेंड नहीं करता है, बाह्य वातावरण पर निर्भर नहीं करता है। एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या आ जाएंगे, स्तनधारी आ जाएंगे, स्तनधारी और चिंपैंजी। ये कैसे होते हैं, अपना तापमान स्वयं नियंत्रित करते हैं। इनका तापमान बाह्य वातावरण पर डिपेंड नहीं करता है। एग्जाम्पल के तौर पर स्तनधारी, चिंपांजी पक्षी इसी में आएंगे। इनके तापमान नियंत्रण के लिए ऊर्जा की खर्च होती है, यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी ये एटीपी का खर्च करते हैं, किसके लिए, तापमान को नियंत्रित करने के लिए। और जो असमतापी जीव होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, इनका तापमान वातावरण पर डिपेंड करता है। वातावरण पर जो तापमान है वो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, वातावरण पर निर्भर करता है। ये जीव अपने हिसाब से तापमान को स्वयं नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल तौर पे कौन आ जाएगा, उभयचर आ जाएगा। उभयचर और सरीसृप वर्ग के जितने भी जीव हैं, सरीसृप और साथ ही मत्स्य वर्ग के जितने भी जीव हैं, ये सब किस में आ जाएंगे, असमतापी या कोल्ड ब्लडेड एनिमल में आ जाएंगे, कोल्ड ब्लडेड जीव में। इन जीवों को जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो ये जीव शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। शीत निष्क्रियता मतलब क्या होता है कि यानी जब ज़्यादा ठंड होता है, ज़्यादा ठंड के टाइम पे ये जीव बिल में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, बिल में, या फिर इसी को बोलते हैं शीत निष्क्रियता। अब देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है, तो यह ब्लड का मैट्रिक्स पार्ट होता है, ब्लड का ये मैट्रिक्स पार्ट होता है। प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड का मैट्रिक्स पार्ट होता है। बिलीरुबिन के प्रेजेंस के कारण यह हल्के येलो कलर का होता है। बिलीरुबिन के प्रेजेंस के कारण ये कैसे कलर का होता है, हल्का येलो कलर का होता है। कैसा, हल्का येलो कलर का होता है। प्लाज्मा में लगभग 90 से लेके 92% तक वाटर पाया जाता है। अब प्लाज्मा में दो प्रोटीन भी पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन और ग्लोबिन। तो कुछ प्रोटीन भी पाए जाते हैं, वैसे 4 प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला क्या है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या होता है, तो यह सबसे हल्का प्रोटीन होता है, सबसे हल्का प्रोटीन होता है। ये सबसे हल्का प्रोटीन होता है और ये सबसे छोटा भी होता है, सबसे हल्का, छोटा, और क्या होता है, यह रक्त के परासरण दाब को कंट्रोल करता है। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या होता है, सबसे हल्का प्रोटीन होता है, सबसे छोटा प्रोटीन होता है और यह रक्त के परासरण दाब को कंट्रोल करता है, रक्त के परासरण दाब को कंट्रोल करता है। ये किसका काम हो गया, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का। जो रक्त का परासरण दाब होता है वो होता कितना है, तो परासरण दाब की, रक्त के परासरण दाब की वैल्यू होती है 28 to 32 mmHg। कितना होता है, 28 to 32 mmHg होता है। दूसरा आ जाते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन पे। ये इम्यूनिटी पावर से संबंधित होता है। ये किससे होता है, ये इम्यून से संबंधित होता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन ये इम्यून से संबंध रखता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन भी 3 प्रकार का होता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। ग्लोबुलिन प्रोटीन 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा ग्लोबुलिन और तीसरा होता है गामा ग्लोबुलिन। जो अल्फा ग्लोबुलिन होता है ये कॉपर का परिवहन करता है। किसका, ये कॉपर का परिवहन करेगा, ये कॉपर का परिवहन करता है। दूसरा बीटा जो ग्लोबुलिन होता है ये क्या करता है, बीटा ग्लोबुलिन आयरन का परिवहन करता है, ये आयरन का परिवहन करता है। गामा ग्लोबुलिन ये इम्यूनोग्लोबुलिन कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। किसको, गामा ग्लोबुलिन को। इसको यकृत बनाता है, इसको लीवर
बनाता है किसको, अल्फा ग्लोबुलिन को। बीटा ग्लोबुलिन को इसको भी लीवर बनाता है, इसको भी लीवर बनाता है। पर जो गामा ग्लोबुलिन है इसको लसिकांग बनाते हैं। इसको कौन बनाता है, इसको लसिकांग बनाते हैं। जो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन है उसका अनुपात कितना होता है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन का अनुपात 2:1 के अनुपात में होता है। अगले प्रोटीन जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं कौन कौन से हैं, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या होता है, ये रक्त के थक्के बनाने में, ये रक्त के थक्के में काम करते हैं। ये क्या करते हैं, रक्त के थक्के बनाने में काम करते हैं। ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन प्लाज्मा के सबसे बड़े प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, सबसे बड़े प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा के। इनका निर्माण यकृत द्वारा होता है या फिर लीवर द्वारा किया जाता है, लीवर द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। ये हो गया फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन के बारे में। ये रक्त के थक्के में काम करते हैं, बनाने में काम करते हैं, सबसे बड़े प्रोटीन होते हैं और इनको लीवर द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। अब देखते हैं अगला पार्ट आरबीसी के बारे में। जो आरबीसी होता है ये ब्लड कार्पसेल्स का 99% भाग होता है। ये ब्लड कार्पसेल्स का कितना, 99% भाग आरबीसी ही होता है। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, इसको इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। साइट आरबीसी को कहा जाता है। आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो इसको इरिथ्रोसाइटोपिनिया कहा जाता है। अगर आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, इरिथ्रोसाइटोपिनिया, इरिथ्रोसाइटोपिनिया कहा जाता है अगर आरबीसी की संख्या कम हो जाए। और अगर आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तब क्या होगा, अगर आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी तो इसको पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है, पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है आरबीसी की संख्या को बढ़ने को। आरबीसी का निर्माण करने वाला जो अंग होता है, तो आरबीसी का निर्माण करने वाले अंग को क्या कहा जाता है, तो उस अंग को कहा जाता है इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन, इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन। ये क्या करते हैं, आरबीसी का निर्माण करने वाले अंग, आरबीसी का निर्माण करने वाले अंग को इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन कहा जाता है। मानव में जो आरबीसी है, मानव में आरबीसी का आकार कैसा होता है, आकार बाइकॉनकेव होता है, बाइकॉनकेव आरबीसी का आकार होता है मानव में। आरबीसी का ब्लड बैंक क्या होता है, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ब्लड बैंक स्प्लीन या फिर प्लीहा कहलाता है। प्लीहा आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहलाएगा। आरबीसी का कब्रिस्तान भी स्प्लीन ही होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। निर्माण कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। पर यहाँ पे जो आरबीसी बनती है ना रेड बोन मैरो में, यहाँ पे जो बनने वाली आरबीसी है वो अपरिपक्व होती है। कैसी होती है, अपरिपक्व। जो अपरिपक्व आरबीसी होती है उसमें सारे सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। जो अपरिपक्व आरबीसी है इसमें सारे सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, चाहे वो केंद्रक हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी बॉडी, ईआर, इसमें सारे सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। ये अपरिपक्व आरबीसी है, इसमें ईआर भी है, एम्प्टी माइटोकॉन्ड्रिया भी है, जीबी यानी गोल्गी बॉडी है, इनमें न्यूक्लियस भी है, सारे ऑर्गेनल्स सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। पर धीरे धीरे जब यह B12 और फॉलिक एसिड की प्रेजेंस में, फॉलिक एसिड के प्रेजेंस में जब ये मैच्योर होने लगती है तो इसके जो सारे अंदर सेल ऑर्गेनल है, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, जीबी यानी गोल्गी बॉडी और न्यूक्लियस, इनको क्या करने लगता है, इनको हटाने लगता है। हटाने क्यों लगता है, ताकि ये मैच्योर होकर इनको खाली कर दिया जाता है। यानी आरबीसी जो मैच्योर आरबीसी है, परिपक्व आरबीसी है, वो कैसी होती है, खाली होती है। इसको परिपक्व करते टाइम इसको इसके जो सारे सेल ऑर्गेनल हैं उनको हटाने लगता है ताकि ये खाली हो जाए और खाली होके ये O2 का ट्रांसपोर्ट या फिर ऑक्सीजन का परिवहन करने लग जाए। इसीलिए जो मैच्योर आरबीसी होती है ना, परिपक्व जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। सिर्फ कुछ अपवाद होते हैं जो ऊंट होते हैं, ऊंट और लामा,
ऊंट और लामा के आरबीसी में, इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इनके आरबीसी में केंद्रक क्या होता है, पाया जाता है। बाकी जो परिपक्व आरबीसी है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो ऊंट और लामा के आरबीसी में जो केंद्रक पाया जाता है वो कैसा होता है, वो बाइकॉनकेव होता है, बाइकॉनकेव होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, अगर माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में होती तो ये क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन के उपस्थिति में वायवीय श्वसन करती है, यानी ऑक्सी श्वसन करती है। अब क्योंकि जो मैच्योर आरबीसी है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता जो मैच्योर आरबीसी है, तो इसीलिए जो आरबीसी है इसमें अवायवीय श्वसन होता है। कैसा श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन मैच्योर आरबीसी में होता है। मानव की आरबीसी की जो साइज होता है, मानव आरबीसी का साइज कितना होता है, 7.5 म्यूएम होता है। कितना होता है, 7.5 म्यूएम, ये मानव आरबीसी का साइज है। सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी, तो सबसे बड़ी आरबीसी होती है उभयचर की। उभयचर की सबसे बड़ी आरबीसी होती है लगभग 75 से लेके 80 म्यूएम तक होती है। और सबसे छोटी आरबीसी होती है, सबसे छोटी आरबीसी, सबसे छोटी आरबीसी होती है कस्तूरी मृग की, कस्तूरी मृग की होती है, लगभग 2.5 म्यूएम के बराबर होती है। तो सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, उभयचर की, और सबसे छोटी आरबीसी होती है कस्तूरी मृग की। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसमें होती है, एलिफेंट में। अब यहाँ पे स्तनधारियों की बात हो रही है, किसके, स्तनधारियों में। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, सबसे बड़ी आरबीसी होती है हाथी की या फिर एलिफेंट की। लगभग कितनी होती है, 9 to 11 म्यूएम के बराबर होती है। जो आरबीसी होती है, आरबीसी में क्या पाया जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है। ये बेसिकली क्या करता है, CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जुड़ने में और अलग करने में मदद करता है। यानी सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं ये CO2 के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन में मदद करता है। कौन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है जो कि CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। आरबीसी की जो कोशिका झिल्ली होती है, इसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत मुलायम होती है। आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन बहुत मुलायम होती है, बहुत मुलायम होती है। इसी कारण से जो कोशिका झिल्ली की, एक तो आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन बहुत मुलायम होती है, एक जो मैच्योर आरबीसी होता है वो खाली होता है, यानी उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल, यानी कोई भी उसमें सेल ऑर्गेनल नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए जो सेल मेम्ब्रेन का अध्ययन है, सेल मेम्ब्रेन का अध्ययन या फिर इसके संरचना का जो अध्ययन किया गया है, किसमें किया गया है, आरबीसी में। यही कारण है कि जो सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली का अध्ययन के लिए किसको चुना गया है, आरबीसी की कोशिका झिल्ली को चुना गया है, उसमें अध्ययन किया गया है कोशिका झिल्ली के बारे में, क्योंकि उसके अंदर कोई से सेल ऑर्गेनल नहीं पाए जाते हैं जिससे कि सेल मेम्ब्रेन की अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। आरबीसी में लगभग 60% पानी होता है, इसमें 60% H2O वाटर होता है और 40% जो भाग होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। आरबीसी में 60% लिक्विड पार्ट होता है यानी पानी होता है और 40% भाग सॉलिड होता है। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन के प्रकार को। लगभग जो आरबीसी में 36% भाग किसका होता है, हीमोग्लोबिन का होता है। हीमोग्लोबिन 3 प्रकार का होता है। पहला होता है HbA1, दूसरा होता है HbA2 और तीसरा होता है HB जो कि भ्रूण के लिए होता है। किसके लिए, भ्रूण के लिए। तो HbA1 जो होता है ये 2 अल्फ़ा से और 2 बीटा से मिलके बना होता है। किससे, 2 अल्फ़ा से और 2 बीटा से मिलकर 2 अल्फ़ा की और 2 बीटा की चैन होती है। कौन, HbA1। ये एडल्ट का HB होता है, ये एडल्ट HB होती है। और दूसरा जो HbA2 होता है ये 2 अल्फ़ा और साथ में 2 डेल्टा
2 अल्फ़ा और 2 डेल्टा का चैन होता है, या 2 अल्फ़ा 2 डेल्टा चैन होता है। 2 अल्फ़ा 2 डेल्टा का चैन होता है। ये भी एडल्ट एचबी होता है। ये भी क्या होता है? एडल्ट एचबी होता है। और तीसरा, ये 2 अल्फ़ा और 2 गामा का चैन होता है। ये 2 अल्फ़ा और 2 गामा का चैन होता है। इसमें जो O2 से जुड़ने की क्षमता होती है, O2 से जुड़ने की क्षमता सबसे ज़्यादा इसमें होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो हीमोग्लोबिन के 3 प्रकार होते हैं, HbA1, HbA2 और Hb भ्रूण। HbA1 2 अल्फ़ा और 2 बीटा का चैन होता है। ये 2 अल्फ़ा और 2 डेल्टा का चैन होता है HbA2, और Hb भ्रूण ये 2 अल्फ़ा और 2 गामा का चैन होता है। हीमोग्लोबिन की जुड़ने की क्षमता क्या होती है? हीमोग्लोबिन जुड़ने की क्षमता कितनी होती है? अगर O2 की 1 है तो फिर जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, इससे 20 गुना हो जाएगा, O2 से 20 गुना हो जाएगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड ये O2 से 200 गुना होता है। यानी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना जुड़ने की क्षमता रखता है। अब देखते हैं WBC के बारे में। RBC हमने देख लिया, अब देखते हैं WBC के बारे में। तो अगर WBC की संख्या बढ़ रही है, WBC की संख्या ज़्यादा हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है WBC की संख्या के बढ़ने को। और दूसरा हो जाएगा, अगर WBC की संख्या घट रही है, WBC की संख्या अगर कम हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया कहा जाता है। अब WBC का आकार कैसे होता है? तो WBC का आकार कैसा होता है? अमीबा के आकार का होगा, या फिर यह अनियमित आकार का होता है। अमीबा और अनियमित आकार का होता है। WBC का साइज 6 से लेके 20 म्यू तक का होता है। 20 म्यू एम। WBC का साइज कितना होता है? 6 से लेके 20 म्यू एम तक होता है। WBC का कब्रिस्तान क्या कहा जाता है? WBC के कब्रिस्तान कहा जाता है लीवर को या फिर यकृत को। WBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। और WBC का निर्माण कहाँ पे होता है? तो WBC का निर्माण येलो बोन मैरो में होता है। कहाँ पे होता है? येलो बोन मैरो में WBC का निर्माण होता है। अगर सबसे छोटी WBC की बात की जाए तो लिम्फोसाइट होती है। क्या होता है? लिम्फोसाइट। और अगर सबसे बड़ी WBC की बात की जाए तो सबसे बड़ी WBC होगी मोनोसाइट। कौन सी होगी? मोनोसाइट। ये आप याद रखिएगा, सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट, और सबसे बड़ी WBC की बात की जाए तो कौन सी होगी? मोनोसाइट होगी। अब WBC 2 प्रकार का होता है। एक होता है कणिकामय और दूसरा होता है अकणिकामय, यानी ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। जो कणिकामय होता है यह भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एसिडोफिल, और दूसरा होता है बेसोफिल, तीसरा होता है न्यूट्रोफिल। 3 प्रकार का कणिकामय WBC होता है। ये 2 से 3% होता है, 2 से 3%। बेसोफिल 0.5 से 1% तक का होता है, 1%। और जो न्यूट्रोफिल होता है ये सबसे ज़्यादा, ये 60 से 65% होता है। जो एसिडोफिल है और बेसोफिल है ये निर्जीव पदार्थों से प्रतिरोधक क्षमता देते हैं, यानी ये निर्जीव पदार्थों से बचाते हैं। कैसे? निर्जीव पदार्थों से बचाते हैं। और जो ये न्यूट्रोफिल है इसको माइक्रो पुलिसमैन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मैक्रो पुलिसमैन। इसको मैक्रो पुलिसमैन कहा जाता है। जो अकणिकामय होती है ये 2 प्रकार का होती, ये भी 2 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? मोनोसाइट, और दूसरी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। ये मोनोसाइट जो होती है ये 6 से 8% होती है। 6 से लेके
8% तक होती है, 80 नहीं, 6 से लेके 8% तक होती है। जो लिम्फोसाइट है ये 20 से 25% होती है। 20 से 25% कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी दो प्रकार में बटी होती है, एक होती है टी लिम्फोसाइट और एक होती है दूसरी बी लिम्फोसाइट। यानी WBC के दो प्रकार होते हैं, एक कणिकामय, दूसरा अकणिकामय। कणिकामय 3 प्रकार की होती है, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, और अकणिकामय 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट ये 6 से 8% होती है, लिम्फोसाइट 20 से 25% होती है। लिम्फोसाइट भी दो प्रकार में बटी होती है, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। एसिडोफिल कैसा होता है? एक स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं। ये है एसिडोफिल। तो ये कैसा होता है? ये बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड इसका स्ट्रक्चर होता है एसिडोफिल्स का। ये पैरासाइट इन्फेक्शन से सुरक्षा करता है। कैसे करता है? जो पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन से एसिडोफिल सुरक्षा करता है। इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 24 घंटे का इसका लाइफ स्पैन होता है। एसिडोफिल का साइज होता है 10 से लेके 14 माइक्रोमीटर का। कितना होता है? 10 से लेके 14 माइक्रोमीटर एसिडोफिल का साइज होता है। और इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। कितने? इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। तो एसिडोफिल कैसा होता है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन से सुरक्षा करता है, 14 घंटे का इसका लाइफ स्पैन होता है, 10 से 14 माइक्रोमीटर इसके साइज होती है और इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। दूसरा आ जाता है बेसोफिल। बेसोफिल इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये है बेसोफिल। तो बेसोफिल कैसा होता है? इसका साइज होता है 8 से लेके 8 to 10 माइक्रोमीटर होता है। कितना? 8 to 10 माइक्रोमीटर बेसोफिल का साइज होता है। इसमें 3 केंद्रक पाए जाते हैं। बेसोफिल में 3 केंद्रक प्रेजेंट होते हैं। इसका लाइफ स्पैन होता है 10 घंटे का। बेसोफिल का लाइफ स्पैन 10 घंटे का होता है। इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है सेरोटोनिन, हिस्टामिन और हिपैरिन का सिक्रेशन करना, हिपैरिन को सिक्रेट करना किसका काम होता है? बेसोफिल का काम होता है। ये 8 से लेकर 10 माइक्रोमीटर की होती है। इसमें 3 केंद्रक पाए जाते हैं। ये 10 घंटे इसका लाइफ स्पैन होता है। इसका मेन काम होता है सेरोटोनिन, हिस्टामिन और हिपैरिन को सिक्रेट करना। अगर बॉडी ये कैसे रक्षा करता है? तो अगर बॉडी में कोई बाह्य निर्जीव पदार्थ आ गया, तो जैसे डस्ट पार्टिकल है, अगर बॉडी में आ गया तो जो बेसोफिल है, बेसोफिल हिस्टामिन को निकालने लगता है। बेसोफिल तुरंत हिस्टामिन को निकालेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एसिडोफिल एक्टिव हो जाता है। जहाँ हिस्टामिन निकला, ये हिस्टामिन, जहाँ हिस्टामिन निकला तो एसिडोफिल क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा और छींक आ जाएगी, जिससे कि डस्ट पार्टिकल है वो बाहर निकल आता है। अगला है न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल को क्या बोला जाता है? इसको माइक्रो पुलिसमैन कहा जाता है। पुलिस मैन इसको न्यूट्रोफिल को कहा जाता है, क्योंकि यह फैगोसाइटोसिस के द्वारा बैक्टीरिया और वायरस को इनगल्फ कर लेता है। जो बैक्टीरिया और वायरस के इनगल्फ करने की प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। ये फैगोसाइटोसिस के द्वारा बैक्टीरिया और वायरस को इनगल्फ कर लेता है। बैक्टीरिया और साथ में वायरस को क्या कर लेता है? इनगल्फ कर लेता है, खा लेता है। इसका साइज लगभग कितना होता है? तो इसका साइज 10 से लेके 12 माइक्रोमीटर का होता है। इसका साइज 10 से लेके 12 माइक्रोमीटर का होता है और इसमें 4 केंद्रक पाए जाते हैं। कितने? इसमें 4 केंद्रक पाए जाते हैं। अब अकणिकामय में आ जाते हैं मोनोसाइट में। मोनोसाइट क्या होता है? ये लार्जेस्ट WBC है। कैसा? ये लार्जेस्ट WBC होता है मोनोसाइट। ये लगभग 6 से 8% होता है। 6 से 8% होता है, ये हमने पढ़ा है। इसका आकार सबसे बड़ा होता है। इसका साइज लगभग कितना होता है? 12 से लेके 20 माइक्रोमीटर का होता है। 12 से लेके 20 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। किसका? मोनोसाइट का। इसको स्कैवेंजर ऑफ द ब्लड कहा जाता है, यानी इसको रक्त का सफाई कर्मी कहा जाता है। रक्त का सफाई
कर्मी मोनोसाइट को कहा जाता है, क्योंकि ये काम क्या करता है, ये डेड और डैमेज सेल को, डेड और जो डैमेज सेल हैं उनको इनगल्फ कर लेता है, उनको खा लेता है, इसलिए इसको रक्त का सफाई कर्मी कहा जाता है। ये किडनी के आकार का होता है। इसका आकार कैसा होता है, तो ये किडनी के आकार का होता है। कैसा होता है, किडनी के आकार का होता है। अगला अकणिकामय का प्रकार होता है लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट क्या करता है, ये वैसे 2 प्रकार का होता है, साथ में यह स्मॉलेस्ट WBC होता है। क्या होता है, स्मॉलेस्ट WBC होता है। ये लगभग 6 से लेके 12 माइक्रोमीटर का होता है। कितना, 6 से लेके 12 माइक्रोमीटर का होता है। ये 2 प्रकार का होता है लिम्फोसाइट। एक होता है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट खुद ही 4 प्रकार का होता है। टी लिम्फोसाइट ये 4 प्रकार का होता है। पहला होता है टी किलर। क्या होता है, टी किलर। दूसरा होता है टी हेल्पर। तीसरा होता है टी सप्रेशर। और चौथा क्या होता है, टी मेमोरी। चौथा क्या होता है, टी मेमोरी। अब तीनों इनका चारों का काम समझिएगा। टी किलर क्या करता है, ये एंटीजन को मारता है। ये क्या करता है, एंटीजन को मारता है। टी हेल्पर क्या करता है, ये एंटीजन या जो भी पैथोजन आए हैं उनको टी किलर को एक्टिव करने का काम करता है। आने पर जैसे कोई भी पैथोजन आ गया, कोई भी बाहर से पैथोजन आ गया, तो पैथोजन आने पर ये क्या करता है, टी किलर को एक्टिव कर देता है। ये टी किलर को एक्टिव करने का काम करता है। टी सप्रेसर क्या करता है, जैसे ये टी किलर हमारे बॉडी की कोशिका को ना मार पाए। जैसे टी किलर कोई भी पैथोजन आया, टी हेल्पर क्या किया, ये हेल्प किया, टी किलर को एक्टिव कर दिया। अब टी किलर उसको पैथोजन को मारने लग गया, एंटीजन को मारने लग गया, तो मारते मारते जब एंटीजन मर जाएगा, पैथोजन मर जाएगा, तो कुछ देर बाद ये क्या करेगा, अपने बॉडी के सेल को ही मारने लग जाएगा। तो टी सप्रेसर क्या करता है, ये टी किलर अपने बॉडी के सेल को ही ना मारने लग जाए, इसलिए ये टी किलर को रोकने का काम करता है। ये क्या करता है, टी किलर को रोकने का काम करता है। और टी मेमोरी क्या करता है, ये पूरे फोटोग्राफी का काम करता है। ये जो भी मुठभेड़ चल रही है, जो भी लड़ाई चल रही है, उसको ये क्या करता है, अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता है। यानी जो भी पैथोजन आया है उसको ये याद कर लेगा, दोबारा उसके खिलाफ ये क्या करेगा, एंटीबॉडी का निर्माण किया रहेगा। यानी दोबारा वो पैथोजन आएगा तो उसको पहचान के तुरंत उसको ख़त्म कर देगा, ये पूरी लड़ाई नहीं होने पाएगी। तो ये किसका काम होता है, टी लिम्फोसाइट का, जो कि 4 प्रकार का होता है, टी किलर, टी हेल्पर, टी सप्रेसर और टी मेमोरी। अगला लिम्फोसाइट है बी लिम्फोसाइट। यह भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल होता है, और दूसरा होता है मेमोरी सेल। क्या होता है, मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल क्या होता है, तो यह एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। क्या करता है, यह एंटीबॉडी को बनाता है। कौन, प्लाज्मा सेल। इसलिए इसको एंटीबॉडी की फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्लाज्मा सेल को एंटीबॉडी की फैक्ट्री कहा जाता है। अब मेमोरी सेल का काम क्या होता है, तो ये लाइफ टाइम किसी पैथोजन के खिलाफ मेमोरी को डेवलप कर लेता है। मतलब एक बार कोई पैथोजन आ गया, एक बार कोई वाहक आ गया है, तो ये उसको लाइफ टाइम के लिए याद कर लेगा। क्या, जैसे जो वैक्सीन लगाई जाती है ना, ये मेमोरी सेल को ही डेवलप करने के लिए लगाई जाती हैं। यानी उसमें इनएक्टिव फॉर्म में पैथोजन डाला जाता है, जिससे कि जब वो पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर हो तो मेमोरी सेल उसको वैसे ही मार दे। तो ये क्या करता है, जो पैथोजन है उनके खिलाफ लाइफ टाइम मेमोरी को डेवलप करने का काम कौन करता है, मेमोरी सेल करता है। जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है ना, ये मोनोसाइट, लिम्फोसाइट बॉडी को एडवांस एवं हायर लेवल के इम्यून सिस्टम प्रदान करते हैं। दोनों मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये दोनों बॉडी को एडवांस लेवल की इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। अगला आते हैं एंटीबॉडी पर। एंटीबॉडी भी 5 प्रकार की होती है। पहली होती है IgG, दूसरी होती है IgA, तीसरी होती है IgM, चौथी होती है IgE और 5वीं होती है IgD। 5 प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। जो IgG होती है ये क्या करती है, यह प्लेसेंटा को पार कर जाती है। प्लेसेंटा को यह पार कर जाती है, यानी ये भ्रूण को प्राप्त होने वाली पहली एंटीबॉडी है। भ्रूण को मिलने वाली ये पहली एंटीबॉडी है, मिलने वाली पहली एंटीबॉडी है। IgG ये प्लेसेंटा को पार कर जाती है, ये भ्रूण को मिलने वाली पहली एंटीबॉडी है। IgA क्या होता है, ये माता के दूध में पाई जाती है। माता के
दूध में पाई जाने वाली, ये माता के दूध में और दूध के साथ आंसू में और किसमें, लार में पाई जाने वाली एंटीबॉडी है। माता का जो प्रथम दूध है कोलेस्ट्रम, उसमें ये IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। IgM क्या है, ये पहली एंटीबॉडी है जो शरीर बनाता है। IgM को शरीर खुद बनाता है, शरीर खुद बनाता है। ये पहली ऐसी एंटीबॉडी है जिसको शरीर खुद बनाता है। IgE ये क्या है, ये हे फीवर तथा दमा के विरुद्ध, दमा बीमारी के साथ कौन सा, हे फीवर, इन बीमारी के विरुद्ध में ये काम करता है। जो IgD एंटीबॉडी है, ये अभी इसका वर्क क्या है, अननोन है, इसका वर्क अभी अननोन है, इसकी जानकारी नहीं है। बाकी IgG ये प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण को मिलने वाला पहला एंटीबॉडी है। IgA माता के दूध में यानी कोलेस्ट्रम में, आंसू में और लार में पाया जाता है। IgM शरीर खुद बनाता है इसको, ये शरीर के द्वारा बनने वाली पहली एंटीबॉडी है। IgE ये दमा और हे फीवर के विरुद्ध में काम करता है और IgD का फंक्शन अभी अननोन है। अगला देखते हैं प्लेटलेट्स को। इसको प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को कहा जाता है। अगर प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाए, अगर इसकी संख्या बढ़ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलेंगे अगर प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाए। और अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाए। जो प्लेटलेट्स होती हैं ये सबसे छोटी होती हैं, सबसे छोटी होती हैं। इनका साइज़ लगभग कितना होता है, प्लेटलेट्स का साइज़ 2 से लेके 3 म्यूएम तक का होता है। और प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 7 दिन का होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, 3 से 7 दिन का होता है। ये बोन मैरो में बनती हैं और ये मेगा कैरियोसाइट सेल द्वारा बनाई जाती हैं। प्लेटलेट्स बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट जो सेल है, मेगा कैरियोसाइट सेल द्वारा बनाई जाती हैं। कौन, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 1.5 से 3.5 लाख तक होती है। कितनी होती है, 1.5 से 3.5 लाख तक होती है। और ये नष्ट कहाँ पे होती हैं, तो ये नष्ट होती हैं प्लीहा में। तो प्लेटलेट्स क्या होती हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। अगर प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, संख्या घट जाए तो बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट्स बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट सेल द्वारा बनाई जाती हैं। इनकी संख्या लगभग 1.5 से 3.5 लाख होती है। ये सबसे छोटी होती हैं। 2 से 3 म्यूएम क्या होता है, प्लेटलेट्स की साइज होती है और 3 से 7 दिन इनका लाइफ होता है। और प्लेटलेट्स नष्ट कहाँ होती हैं, प्लीहा पे होती हैं। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप या फिर रक्त समूह के बारे में। तो ब्लड ग्रुप जो A, B और O है, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी लैंड स्टीनर ने 1901 में की थी। और ब्लड ग्रुप AB की खोज किसने की, AB की खोज की है कास्टलो एवं स्टर्ली ने। किसने की, कास्टलो एवं स्टर्ली ने। और RH फैक्टर की खोज किसने की, RH फैक्टर की खोज भी किसने की थी, लैंड स्टीनर ने। किसने, लैंड स्टीनर ने की थी। किसमें, रीसस बंदर में किया था। अब जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं, एंटीजन और साथ में एंटीबॉडी, ये दोनों पाए जाते हैं। पर सेम ब्लड ग्रुप में सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। अगर सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी हो गए तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। एंटीजन ये पहचान बताता है, एंटीजन क्या करता है, पहचान बताता है। जबकि एंटीबॉडी क्या है, यह सैनिक होता है, एंटीबॉडी सैनिक होता है। इसीलिए जो एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडी होते हैं, ये एक विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। ये दोनों एक ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। किसके, ग्लाइकोप्रोटीन के, एक विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। अब मान लेते हैं एंटीजन, ये एंटीजन है, ब्लड ग्रुप और एंटीबॉडी।
तो अगर मान लेते हैं ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या हो जाएगा, एंटीजन ए हो जाएगा और एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। और अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा और एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। यानी एंटीजन क्या बताता है, ब्लड ग्रुप के पहचान को बताता है। क्या बोलता है, ब्लड ग्रुप के पहचान को। जो ब्लड ग्रुप होगा वही एंटीजन होगा। अब ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है तो क्या होगा, इसमें एंटीजन क्या हो जाएगा, एंटीजन इसमें ए भी हो जाएगा और एंटीजन बी भी हो जाएगा, पर इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी कोई नहीं प्रेजेंट होगा। अब ब्लड ग्रुप ओ यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, ब्लड ग्रुप ओ है तो यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा, कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा, पर एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाई जाएगी। एंटीबॉडी यहाँ पे ए और बी दोनों पाया जाएगा। अब कौन सा ब्लड ग्रुप किससे ब्लड ले सकता है, इसका एक फ्लो डायग्राम बनाते हैं। ए बी, ओ, ए और बी। सबसे पहले ये खुद से रक्त ले सकते हैं, यानी सेम ब्लड ग्रुप से। बी वाला बी से रक्त ले सकता है तो ये बना देते हैं। अब ओ का देखते हैं, ओ ए को भी दे सकता है, ओ बी को भी दे सकता है और ओ क्या करता है, ए बी को भी दे सकता है, यानी ये सबको ब्लड दे सकता है। अब जो ए बी, अब ए है, ए क्या कर सकता है, तो ए बी को ब्लड दे सकता है और खुद को दे सकता है। बी ये ए बी को ब्लड दे सकता है और खुद को दे सकता है। और ए बी ये किसी को ब्लड नहीं दे सकता, सिर्फ खुद को ही ब्लड दे सकता है और बाकी ले सबसे सकता है। और बाकी जो ये ओ ब्लड ग्रुप होता है ये खुद से खुद को ब्लड, यानी ओ ब्लड ग्रुप वाला ही ओ ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है, बाकी ये देगा सबको पर लेगा किसी से नहीं। ओ ब्लड ग्रुप देगा सबको, लेगा किसी से नहीं, और ए बी वाला लेगा सबसे और देगा किसी को नहीं। ये होता है ब्लड ग्रुप लेने का क्रम कि कौन सा ब्लड ग्रुप किससे ब्लड ले सकता है और किसको ब्लड दे सकता है। और आरएच का क्या रोल होता है, तो आरएच ये एंटीजन की उपस्थिति, ये एंटीजन की उपस्थिति को बताता है। क्या बताता है, एंटीजन की उपस्थिति को बताता है। आरएच क्या बताता है, ये एंटीजन की उपस्थिति को बताता है। अगर एंटीजन है तो आरएच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आरएच पॉजिटिव तो ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव हो जाएगा, ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर आरएच निगेटिव, यानी एंटीजन अगर नहीं है, एंटीजन अनुपस्थित है तो आरएच नेगेटिव हो जाएगा। आरएच नेगेटिव हो जाएगा तो ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए जो आरएच फैक्टर होता है ये क्या बताता है, एंटीजन की उपस्थिति को बताता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।